वेलकम टू एवरीवन। ओके, इन आध्यात्म स्टडीज फॉर तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल। थोड़ा अटपटा चैप्टर है पर ध्यान देंगे तो सब हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल आखिर क्या है। सेल नाम सुनने में क्या लग रहा है, चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन में ये पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, आपने ब्रिक ईटा सुना होगा। ओके, 2 मिनट। ये हमारा ब्रिक है। ओके, यहाँ आप देख लीजिए, ब्रिक है हमारा। अब अगर हम ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक ओके रखते हैं तो क्या बनेगा? हमारा वॉल बनेगा। फिर वॉल से क्या बनेगा? हमारा हाउस बनेगा वॉल से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिक इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए हाउस। वो बात की बात है कि सीमेंट वेमेंट भी लगता है, पर ब्रिक तो है ना भाई, सबसे छोटी इकाई। ये पढ़ा होगा ना हम लोग ने। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा सेल। उसके मतलब यहाँ ब्रिक है, पर आखिर सेल, सेल क्या है? सेल बॉडी, हमारे किसी भी लिविंग बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, छोटी इकाई है सेल। ओके, कैसे? तो बताते हैं। हमारे बॉडी में सेल है, ठीक है, छोटा 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 सेल है, जो वैसे ही बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो बनता है टिश्यू। ठीक है, ये बना एक टिश्यू। फिर उसके बाद बहुत सारे जब टिश्यू बन जाते हैं, समझिए ये बहुत सारे टिश्यू हैं, तो उससे बनता है हमारा ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो बनता है हमारा ह्यूमन बॉडी। ये कोई भी लिविंग बॉडी में यही सेम है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी 8 ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है। ओके, तो ये तो हम समझ गए। तो हम लोग कह सकते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। पर अगर सबसे वेरी शॉर्ट में आंसर में लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई? मीन्स अगर हाफ नंबर का क्वेश्चन है और इतना बड़ा हम क्यों लिखे, तो सीधे बोल देते हैं ना इसमें कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ। यस, ओके, आगे पढ़ते हैं। सेल, आखिर ये सेल नाम का चीज़ है क्या? तो ये तो हम लोग समझ गए कि वो सबसे छोटा इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आप हमारे बॉडी का। तो यही यही उसकी डेफिनेशन है। ओके, अब यहाँ कह रहा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है? एक साइंटिस्ट है बहुत बड़े। ठीक है, अब आखिर उन्होंने किया क्या देखते हैं। Discovered dead cell in year 1665 from a thin section of cork under a self-made microscope। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक एक बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डेड सेल, आखिर जानते हैं हम लोग, चलिए आइए। तो मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भी तो एक इंसान है, तो वो भी ऐसे ही इवनिंग वॉक पे निकले, गार्डन से गुजर रहे हैं। अब साइंटिस्ट हैं तो अलग अलग चीज़ों की क्यूरियोसिटी है, घूम रहे हैं। बार्क ऑफ ट्री को देखा, बार्क ऑफ ट्री में वो मतलब ये का ये है हमारा बार्क ऑफ ट्री। ओके, और इसको कॉर्क भी कहा जाता है। और तो उन्होंने इसका एक थिन लेयर निकाला और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और इस माइक्रोस्कोप की सबसे बड़ी बात थी कि ये सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। ठीक है, अभी तो हम लोग जानते हैं ना माइक्रोस्कोप कितना आगे बढ़ गया है। अभी तो एकदम अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप आ गए हैं, एकदम हाई लेवल टेक्नोलॉजी पे माइक्रोस्कोप पहुंच गया है। ओके, तो जब उन्होंने कॉर्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री जो बोलिए, उसको रखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्हें बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखे। ओके, पहले उन्होंने बोला कि ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट क्या है, फिर उन्होंने बोला नो नो, ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नहीं है, ये हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट है। फिर बोला नहीं नहीं, ये हनी कॉम नहीं है, ये सीधे कंपार्टमेंट है किसी भी रूम का, ये कंपार्टमेंट है। ओके, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये कंपार्टमेंट भी नहीं है, ये कंपार्टमेंट भी नहीं है, इसे सीधे हम लोग, आप लोग ने प्रिजन सुना है, जेल? हाँ, तो ये जेल है। ठीक है, जेल। अब जेल, जेल कैसा नाम लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, जेल का दूसरा नाम सेल है ना, सेल। इस प्रिजनर को इस सेल में, सेल नंबर 2 में रखा जाए, सुना होगा। ओके, तो
ऐसा ही बात हुआ तो उन्होंने इसका नाम सीधे सेल रख दिया बिना कुछ सोचे समझे, भाई सेल है ये। ठीक है, सेल हो गया इसका नाम। तो उन्होंने कब डिस्कवर किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो उन्होंने 1665 में इसे किया डिस्कवर। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, अंडर ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। तो कुछ साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद, 7 साल बाद, ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट आए, एंटोनियो वैन लीeuwenhoek। उनके आइडियल, मतलब ये उनके बायोग्राफी में कहा जाता है कि उनके आइडियल थे रॉबर्ट हुक। ओके, अब रॉबर्ट हुक की शिक्षा पाके धन्य हो गए एंटोनियो वैन लीeuwenhoek। वो भी साइंटिस्ट थे, गुजरे एक तरफ से। तो पौंड के तरफ से जा रहे थे, एल्गी दिखा, साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक उनके आइडियल थे, क्यूरियोसिटी उन्हें भी जगी कि भाई इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, चलो गलती से मुझसे भी कुछ काम हो जाए, ये सपना था। चलो रखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्हें भी दिखा सेल। अब यहाँ बात थी कि इन्होंने जो सेल किया था रॉबर्ट हुक ने, वो डेड सेल था। इन्होंने एल्गी लिया, ओके, एल्गी, ओके, उसे रखा उसके नीचे, तो देखा कुछ लिविंग है। ओके, सेल तो है पर लिविंग है, इधर उधर जा रहा है भाई, इधर से उधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब लिविंग है। तो उन्होंने 1672 में जाके डिस्कवर किया कि लिविंग सेल भी है भाई, हाँ लिविंग सेल भी है। और उनके इतने सालों बाद 1838 में सेल थ्योरी दी गई। अब सेल थ्योरी क्या है, जानते हैं सेल थ्योरी क्या है? तो सबसे पहला है सेल थ्योरी में पॉइंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। हमने बताया कि अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ह्यूमन बॉडी का, तो वो है सेल। सेल से बना टिश्यू से बना ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अब कोई भी सेल है, काम तो सब एक ही कर रहा है ना, बॉडी को में मदद कर रहा है। अगर हमारा ये बॉडी है तो इसमें मदद कौन कर रहा है भाई, बॉडी में मदद कर रहा है सेल। बॉडी बना किससे, सेल। ओके, तो फंक्शन तो सारे सेल का एक ही है, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो। पर हर सेल में क्या है भाई सिमिलर, तो वो देखते हैं पहले हम लोग आके, उसके बाद ये सेल थ्योरी पे जाते हैं। तो अगर ये हमारा सेल है, ओके, तो हर सेल, ये हमारा सेल, ठीक है, हर सेल में एक सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स, हर सेल में एक सेल आउटर कवरिंग होता है। ठीक है, हमें भी गर्मी ठंडी लगती है तो हम भी पहनते हैं ना क्लॉथ, वैसे ये लोग भी पहनते हैं, समझिए क्लॉथ। और इस आउटर कवरिंग को नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। ओके, अब उससे पहले न्यूक्लियस समझते हैं। ओके, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है डीएनए। अब इस न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस का काम है कि हमारे पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो कैरी आउट करता है, हम तक पहुंचाता है। ठीक है, अब ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन्स हो गया। तो इसके बीच में क्या खाली रहेगा जगह, एम्प्टी प्लेस क्या? पर हमारा तो सेल एक लिविंग सेल है ना, हम लोग जहाँ रह रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात बस प्लांट और एनिमल सेल की हो रही है। ठीक है, तो ये तो लिविंग है दोनों, तो इनका सेल भी लिविंग है। तो अब इसके बीच में कुछ तो वर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे भरा हुआ है एक लिक्विड, और ये लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, तो इसको नाम दे दिया हमने साइटोप्लाज्म। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो इसका ये है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नंबर है ना, नहीं ये तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये तो न्यूक्लियस यहाँ पे देख रहे हैं आप। फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो यहाँ पे हो गया हमारा आउटर कवरिंग यहाँ का। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, मैंने बताया न्यूक्लियस। और उसके बाद ये हमारा हो गया थर्ड नंबर साइटोप्लाज्म। जितने भी यहाँ लिक्विड हैं वो हो गए हमारे साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये तो ये नहीं, सेल थ्योरी पे चलो। सेल थ्योरी पे हमने ये जाना कि सब ऑल सेल आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल।
दे डिफर इन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। अब कोई सेल हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर का है, ठीक है, कोई एकदम परफेक्ट सर्कल है। अच्छा, हमारे बॉडी में ही ले लीजिए, हमारा बॉडी का नर्व सेल वो कैसा है, एकदम रूट के तरह है। रूट्स होता है ना, ट्री का रूट्स, ऐसे 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 से ऐसे ऐसे, मीन्स अलग ही है, सबसे अलग होता है भी नर्व सेल। ओके, तो अलग अलग तरीके के सेल हैं हमारे बॉडी में। फिर अब तीसरा बात है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है ना भाई कि सेल, अरे भाई कैसे बनाए सेल को, 2-3 दिन से मेहनत कर रहे हैं पर सेल तो बन ही नहीं रहा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। सेल हमारे नेचर में पहले से प्रेजेंट है, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं जिसका जन्म हुआ है बिना सेल के। सेल उसमें है और है। अब चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने बहुत सारी डिजीज़ का नाम सुना जो सेल की कमी से होती है, मीन्स उसके में भाई सब होता है, उसके जो है ना बॉडी में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है, उसके बिल्कुल ये नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी में सेल की कमी है। ओके, अब सेल डिवीज़न हो रहा है, पर आपका किस हद तक होगा सेल डिवीज़न? हो रहा है। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन बॉडी ऑफ लिविंग और डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर। जितने उसके बॉडी में सेल हैं, जितना सेल डिवीज़न उसका प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि आखिर वो उसका बॉडी कैसा होगा, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट है, ये हमने कर लिया। उसके बाद सेल थ्योरी तो हमने जाना क्या है, पर ये नहीं जाना कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। तो किया है थियोडर स्केवन एंड मैथियस स्केल्डिन इन 1838। ओके, प्रोनाउंस गलत मत करना। ओके, तो ये दोनों महान साइंटिस्ट हमारे, उन्होंने ये हमें बता दिया। क्या बताया? सेल थ्योरी हमने पढ़ भी लिया। तो उन्होंने ये हमें बताया कि थियोडर स्केवन एंड मैथियस स्केल्डिन इन 1838 में किया है डिस्कवर की सेल थ्योरी भी कुछ चीज़ है। ओके, अब सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया गया रुडोल्फ विर्चो इन, ये गलत है डेट, या 1839 होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों तो मुझे याद है कि ये दोनों इंटरवल पे हुआ था, बहुत कम 1 साल का इंटरवल था इस पे, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा इसे बढ़ाया गया। मीन्स ऐसा नहीं है जैसे ये हमारा सेल थ्योरी है तो कुछ उन दोनों साइंटिस्ट ने दिया और कुछ उन दोनों ने, मतलब रुडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है। तो हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि आखिर ये सेल का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, पढ़ लिया हमने न्यूक्लियस क्या होता है। उसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनिल है, उसका अपना फंक्शन है सेल में, पढ़ेंगे हम लोग आगे। साइटोप्लाज्म भी हमने पढ़ लिया। गोल्गी एपेरेटस, ये भी सेल ऑर्गेनिल है। माइटोचॉन्ड्रियन, पावर हाउस ऑफ सेल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी एक सेल है। राइबोसोम भी है, लाइजोसोम भी, सब सेल ऑर्गेनिल है। डीएनए हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं जो हम तक आते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन्स, आउटर कवरिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन्स। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 2 तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेल्युलर होता है। ओके, एक होता है मल्टी सेल्युलर। ओके, अब ये मल्टी सेल्युलर को हम लोग को पहले जानना पड़ेगा अगर हम लोग को जानना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या कहते हैं, जिसके बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। ओके, मतलब मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, अब उसमें बहुत, ह्यूमन बॉडी में एक सेल नहीं है, एक मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, उससे बना टिश्यू से बना ऑर्गेन। अब भाई ऑर्गेन का भी कहीं ना कहीं तो यूनिट सेल ही है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी से, उसका एग्जांपल आप लोग जान गए क्या होगा, ह्यूमन बॉडी सबसे पहला एग्जांपल है उसका, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज आइएगा मत कि बहुत ईजी सी चीज़ है ये,
ओके, ज़रा क्लियर कर ले बोर्ड। अब हमें यूनिसेल्युलर के बारे में भी जानना है। अब यूनिसेल क्या है? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सेल, वन सेल। ओके, ओनली वन सेल। तो अब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी जो वो जो बस एक से बना है, ठीक है, उसमें यही एक सेल ही है, मतलब सेल ही उसका बॉडी है। ओके, ये सेल है और यही ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये जो सेल है उसके द्वारा सारे फंक्शन किए जाते हैं जो मल्टी सेलुलर से, मतलब ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑल तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन कैरीड आउट। तो वो डाइजेशन भी करता है, मीन्स अपना प्रे भी लेता है, रेस्पिरेशन भी करता है, वेस्ट खाना को बाहर भी निकालता है। ओके, और सर्कुलेशन भी करता है। ओके, तो वो ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल एम्बोयबा मान लीजिए, पैरामीशियम, इग्युलिना एक्सेट्रा। ओके, अब चलते हैं दूसरी ओर। ओके, हमने पहले अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर में बोला वो सेल ही है, एक ही सेल है और उसी में वो अपने ही काम कर रहे हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया, तो आप देख लीजिए। और उसके बाद मल्टी सेलुलर, जितने एनिमल, जितने प्लांट, जितने बर्ड्स, जितने मतलब जितने लिविंग है वो मल्टी सेल्यूलर। अब ये सब भी भाई लिविंग में आ जाएंगे। ओके, ये मत कंफ्यूज आना है कि जो लिविंग है उसमें मल्टी सेल्यूलर ही होना है। तो पर जितने होते हैं ना बिग टाइप, जितने एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब ज़्यादातर में मान के रहिए इसको मल्टी सेल्यूलर के ग्रुप में। ओके, अब वेरिएशन इन शेप ऑफ सेल बताया मैंने कि पीछे बताया था ना सेल थ्योरी में कि कैसे अलग अलग शेप के होते हैं। तो टाइप ऑफ सेल्स इन बॉडी, तो बोन सेल ऐसा होता है हमारा, ब्लड सेल ऐसा होता है हमारा, मसल सेल ऐसा होता है, स्किन सेल ऐसा होता है, नर्व सेल तो बताया एकदम अलग ही टाइप का होता है हमारा नर्व सेल। ओके, फिर इंडोथेलियल सेल्स ऐसा होता है, पैनक्रिएटिक सेल ऐसा होता है, कैंसर सेल ऐसा होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ब्लड सेल तो हमने RBC WBC बहुत पढ़ लिया, ये सब हमारा थोड़ा ये फैमिलियर है, और ये सब अनफैमिलियर है। स्किन सेल्स यही स्किन सेल्स है जिसको नरिश करने के लिए अलग अलग तरह की क्रीम, सीरम लगाया जाता है ना, यही स्किन सेल। ये अगर ये इसमें ब्लैक स्पॉट्स पर गए तो गया स्किन भाई। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल। अब साइज भी सेल में हम लोग ने पढ़ा था कि शेप एंड साइज दोनों। ओके, तो अब साइज में कैसे डिफर करते हैं सेल भाई। तो आज तक में पता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? माइकोप्लाज्मा, 0.3 UM। एक राज की बात बताऊं, उनका साइज इतना छोटा होता है, मीन्स आप कर भी नहीं सकते। बहुत सारे ये होते हैं ना सेल जो सब लोग बोलता है कि नहीं हम लोग देख सकते हैं, पर ये तो इतने छोटे होते हैं भाई। मीन्स इनका कुछ 8×10⁻⁻⁻⁻⁶ आंकड़ा इनका 1 UM बराबर। ओके, 1 UM बराबर इतना होता है। तो आप लगाइए अंदाज़ा, 8.10 × -6, इतना तो बहुत दूर की बात है। 0.3 UM मतलब गजब भाई, इतने छोटे हैं। आप माइकोप्लाज्मा कॉलोनी देख लीजिए, क्योंकि वो एक साथ ही जहाँ रहते हैं। ओके, इनमें कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता कि हम अलग रह रहे हैं तो अलग। कभी भी आप माइकोप्लाज्मा को सिंगल नहीं देखेंगे, एक देखेंगे तो कभी नहीं देखेंगे, 2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, और बहुत सारे देख सकते हैं, पर इतना कभी नहीं। ओके, और सबसे बड़ा भाई कौन है? लार्जेस्ट सेल है आज तक, और स्ट्रिच एग। ओके, अब एक भी तो भाई सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर सेल तो है, वो उसके अंदर सेल है। तो सबसे बड़ा है भाई ऑस्ट्रिच सेल, 170 mm × 130 mm। ओ भाई, आप देख सकते हैं इसका साइज, एक ह्यूमन के हाथ में इसका साइज कितना है। किस किस ने देखा है ऑस्ट्रिच सेल? मुझे नहीं लगता, अनएक्सपेक्टेड किसी ने देखा होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अब सेल तो बता दिया, सेल का बेसिक यूनिट में न्यूक्लियस भी बता दिया, पर एक जगह ये न्यूक्लियस आके फेल हो जाता है। मीन्स आप देखिए कि और ये जो प्रोकार्योटिक है ना, अच्छा रुकिए मैं बता देती हूँ। मैंने वहाँ आपको बताया बेसिक यूनिट वाला, तो मैंने आपको बस प्लांट्स एंड एनिमल के लिए वो बताया था, इसलिए मैंने बैक्टीरिया उसमें शामिल नहीं किया था, क्योंकि बैक्टीरिया ही एक ऐसा बैक्टीरिया की प्रजाति है, और बहुत सारे प्रोकार्योटिक सेल उन्हीं में होता है जिसमें न्यूक्लियस ना हो। देखो क्या लिखा है, सेल दैट लैक न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनिल बताया, सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, वो सर्वाइव करते हैं सेल में, तो वो सेल ऑर्गेनिल हो गए। ओके, और वो मेम्ब्रेन्स बाउंड मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे आराम से दिया हुआ है, ये एक सेल ऑर्गेनिल हो गया, ये एक सेल ऑर्गेनिल हो गया, ये एक सेल ऑर्गेनिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कैसा भी सेल ऑर्गेनिल रह गया आपका, मतलब मेम्ब्रेन्स का भी कोई फिक्र ही नहीं। ओके, तो ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, और भी बहुत सारे सेल है जिसमें ये पाया जाता है और इनमें पाया जाता है, पर ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाया जाता है। ओके, और इसीलिए मैंने वहाँ बैक्टीरिया को नहीं किया था मेंशन, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में ये आके फेल हो जाता है। आप यहाँ देखिए प्रोकार्योटिक का न्यूक्लियोइड, ये लग रहा है भाई न्यूक्लियोइड है, कैप्सूल। चलिए कैप्सूल, सेल वॉल आपको एक बात बता दूँ, सेल वॉल ना एक ऐसा चीज़ है, प्लांट पे बस रहता है। क्यों रहता है वो आगे रह के जानते हैं, सर दिमाग लगाइए आखिर क्यों रहता है। ओके, फ्लैगम तो क्योंकि बैक्टीरिया अपने से तो कुछ सारे काम कर नहीं पाएंगे भाई, बेचारे के पास एक सेल, तो उससे तो बनते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया, एक सेल उनमें रहता है, तो कैसे वो कर पाएंगे काम। तो फ्लैगम उनकी मदद करता है सारे उनके फंक्शन को करने में। ओके, फिर यूकैरियोटिक सेल, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और असली न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं कि बस दिखा दिया फिगर है न्यूक्लियस, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, और मेम्ब्रेन्स अबाउट सेल ऑर्गेनी, और जो सेल ऑर्गेनी है वो भी मेम्ब्रेन्स अबाउट है, फैला इधर उधर नहीं है। ओके, एग्जाम्पल प्लांट्स एनिमल बताया, देखिए इसमें है सेल ऑर्गेनी, इसमें भी है सेल ऑर्गेनी, पर मेम्ब्रेन्स बाउंड नहीं है। ओके, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियस, वो असल में तो वो सारे पेरेंट्स कैरेक्टर करता है, पर न्यूक्लियस के अंदर इसलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस करता है। ओके, आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं अब सेल मेम्ब्रेन्स क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा तो कि एक सेल है। ओके, एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, अब उसके बाहर है एक सेल मेम्ब्रेन्स जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ भी देख लीजिए, ये है सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, तो ये प्रोटेक्ट करता है, शेप देता है सेल को, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। आगे देखते हैं इसके क्या फंक्शन है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग एंड थिन कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, ये जो है ना सेल का आउटर मोस्ट है। ओके, हर सेल का नहीं, ये एनिमल सेल का ही आउटर मोस्ट है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर एक सेल वॉल भी आ जाता है, जो इस फंक्शन को एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में अलग अलग कर देता है। तो एक बनाया एनिमल सेल और एक बना दिया प्लांट सेल। ओके, एनिमल सेल में सेल वॉल है आउटर मोस्ट कवरिंग। ओके, और प्लांट सेल में है पर उसके बाहर आ गया एक सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। होता तो ये दोनों में ही है, पर सबसे आउटर मोस्ट होता है बस एनिमल सेल में। इट इज़ सेमी परमिएबल। अब यहाँ पे सेमी परमिएबल का क्या मतलब है समझते हैं। ओके, इस पिक्चर में आप देखिए कि ये अगर हमारा ये हाफ सेल का दिया हुआ है फोटो, ये हमारा सेल है। ओके, अब यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, और ये पोर्स हमारे सेल के अंदर बस उन्हीं पार्टिकल्स को इंटर करने देते हैं, या उन्हीं पार्टिकल्स को सेल के अंदर से बाहर होने देते हैं। जो सेल का वेस्ट है वो बाहर करेंगे, और जो सेल के लिए अप्रोप्रिएट है, ओके, जो सेल को जिसकी ज़रूरत है उसी को अंदर करेंगे। वेस्ट मटेरियल को ये अंदर नहीं आने देंगे, और इम्पॉर्टेंट मटेरियल को ये बाहर नहीं जाने देंगे। ओके, जैसे अगर इनमें ग्लूकोज बन रहा है,
अब इन्हें बाहर भेजना है, वेस्ट यहाँ नहीं हुआ बात, पर इन्हें बाहर, इन्हें पूरे बॉडी में फैलाना है, तो ये जाने देंगे। इनमें तो हर सेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और हर सेल के सेल मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे पोर होते हैं। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन्स हो गया। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है बताया। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया वो। अब ये हमारा है एक सेल, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, और ये सबसे आउटर कवरिंग हो गया इसका सेल वॉल। सेल वॉल क्यों होता है प्लांट में, ये जानते हैं हम। तो सेल वॉल, इट इज़ अ रिजिड वॉल प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ए प्लांट सेल। ओके, ये हमें पता है। इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोस। अब मैंने बताया कि अलग अलग डिजीज़ होता है हर प्रोटीन के कमी से, तो इस अलग अलग चीज़ की डिफिशिएंसी से डिजीज़ेज होता है। ठीक है, तो ये सेल्यूलर, और हर चीज़, जब हमारा यूनिट है सबसे छोटा लाइफ का सेल, तो सेल में तो प्रेजेंट होना ये ज़रूरी है। तो ये बना है सेल वॉल। हर प्रोटीन, हर विटामिन, हर मिनरल इस सेल में थोड़े थोड़े मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सेल्यूलोस भी प्रेजेंट है। अब सेल्यूलोस ही कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, प्लांट तो एक ही जगह खड़े हैं भाई, एनिमल हो रहे हैं मूव, इसलिए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर कोल्ड रीजन है तो वो अपना हैबिटेट के अनुसार प्लेस को, जगह को बदल सकते हैं। पर क्या प्लांट्स बदल सकते हैं? नहीं, प्लांट तो एक ही जगह है। तो एक और प्रोटेक्टिव लेयर, सेल वॉल एक्ट्स एज एन प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड। अब ये हमारा सेल, तो सेल वॉल, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर होता है, वो इसीलिए एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये तो मूव कर रहे हैं एनिमल सेल में, एनिमल सेल होते हैं, तो वो तो प्रूव कर रहे हैं, उन्हें कोल्ड लगा, वो कोल्ड रीजन से हट गए, अपने हैबिटेट के अनुसार वो हॉट रीजन में चल गए, हॉट रीजन से वो कोल्ड रीजन में आ गए, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो। पर क्या प्लांट तो जा नहीं सकते, ये बात हमने समझ ली। तो ये अगर इसका कंडीशन नहीं है कोल्ड, ठीक है, कोल्ड अब बियर ये नहीं कर पाएगा, तो अभी जो सेल वॉल है उसे हॉट करेगा, ये प्रोटेक्टिव, ये डस्ट नहीं आने देगा। ठीक है, तो इसके अनुसार वो काम करता है सेल वॉल। ओके, सेल वॉल इन प्लांट प्रोवाइड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल। तो जो सेल वॉल होता है प्लांट में, वो प्रोवाइड मैकेनिकल कैसे और स्ट्रक्चरल कैसे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में तो ये सपोर्ट करता ही है कि मान लीजिए ये प्लांट का, मतलब प्लांट के लीफ का बस एक पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ग्रीन से करते हैं इसे, लेबल का ये एक पार्ट है। ओके, अब उसमें जो सेल है वो ऐसे 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 इसमें किया हुआ है, वैसे ये पूरे प्लांट में है सेल। तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट तो दे रहा है, बस सेल है तो सेल तो अगर भटकते रहेगा, कितना भी से भर देंगे। अब सेल वॉल है, और असली में प्लांट सेल का शेप ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होता है जो सपोर्ट तो करता ही है स्ट्रक्चर में, मैकेनिकली भी करता है। ओके, तो आज हमने सेल वॉल तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में सेल वॉल के बाद का पोर्शन पढ़ेंगे और सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक के लिए, और तब तक के लिए, थैंक यू सो मच।